तो कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं। उम्मीद है आप कल की क्लास लेकर के आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद ले लीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार पृथ्वी गति कैसे करती है। हमने ये भी सीखा था कि पृथ्वी की गति करने के पीछे का कारण क्या है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है। जैसे घूर्णन गति हो गया, जैसे आपका परिक्रमण या परिभ्रमण, आप परिभ्रमण गति कह लीजिए, हो गया। तो हमने मुख्य रूप से दो तरह की गतियां देखी थी। इन दो गतियों में हमने जो घूर्णन गति है उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया भी था। उसमें हमने ये भी देखा था कि घूर्णन गति का आखिरकार क्या प्रभाव है, जहां पर हमने देखा था कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी को अपना रूप यानी जियोइड मिला। और हमने देखा था इसी के साथ कि कोरियालिस बल का भी जो है उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। साथ में हमने देखा था कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन और इसके साथ साथ जल की दिशा में भी परिवर्तन देखा गया है, और ये सभी का कारण है घूर्णन गति। आज उसी घूर्णन गति को हम साथ में लेते हुए परिभ्रमण गति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके प्रभावों की भी चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से। आज की क्लास लेने के बाद पृथ्वी की गतियों से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, हमारा जो सेक्शन होता है वो 3 सेक्शन में क्लास पूरी होती है। पहला आपका रहेगा प्रीवियस होमवर्क, जो अभी हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो चलिए तुरंत शुरुआत करते हैं प्रीवियस होमवर्क से, जो आपका लगभग 3 से 4 मिनट लेगा। वेट, ओके। चलिए, आपको प्रश्न दिया गया था कि व्हाट इज कोरियालिस फोर्स ऑन इक्वेटर। कि जो कोरियालिस फोर्स है इक्वेटर पे क्या होता है, मतलब कितना होता है। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, ये प्रीलिम्स के लिए था। एक ऑप्शन था जिसमें आपको दिया गया था कि सबसे अधिक होता है, एक था सबसे अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन था सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और एक तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो देखिए, अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोरियालिस बल है क्या, जो मैंने कल विस्तार से समझाया था, लेकिन एक रूपरेखा फिर से दे देता हूं। कोरियालिस बल क्या करता है, किसी भी चीज की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर देता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आप पानी में हैं और ये पानी ऐसे बह रहा है इस तरफ, और आप क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर जाना चाह रहे हैं बिंदु बी पर, लेकिन पानी की जो धारा है वो आपको क्या करेगी, बी पे ना पहुंचा के आपको यहां पर पहुंचा देगी सी पर। तो ये बल यहां पर तो किसने लगाया, पानी की धारा ने। लेकिन जब यही बल पृथ्वी की घूर्णन के कारण एक बल लगाता है, तो वही जो बल लगाता है उसी को बोलते हैं कोरियालिस बल। तो उम्मीद है कोरियालिस बल समझ में आया होगा। विस्तार से समझना है तो कल की क्लास में समझाया था, आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये चीज कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब प्रश्न ये है कि कोरियालिस फोर्स इक्वेटर पे कितना होगा। तो देखिए, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है, यानी लगभग लगभग कुछ ऐसा, ठीक। और आपको ये भी पता है, ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया आपका पोल, ठीक। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और यहां पर हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। चीजें ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया था कि जो विषुवत रेखा है, यहां पर जो पृथ्वी की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, विस्तार से कल चर्चा किया था, देख लीजिएगा। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर, यानी कि ध्रुवों पर इसकी जो चाल होती है वो सबसे कम होती है। अब क्या है कि कोरियालिस बल और पृथ्वी की चाल में एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध क्या है, वो इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी कि जो पृथ्वी की स्पीड होगी, यानी पृथ्वी का जो चाल होगा, वो कोरियालिस बल के क्या होगा, जस्ट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर चाल ज़्यादा होगी
तो कोरियालिस बल उतना ही कम होगा। जैसे कि अगर आप उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव पर बताइए पृथ्वी की चाल क्या है, सबसे कम है, यानी कि यहां पर जो कोरियालिस बल है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला कि ध्रुवों पर कोरियालिस बल क्या होगा, सबसे अधिक। अब वहीं देखिए पृथ्वी की जो चाल है वो यहां पर यानी कि एग्जैक्टली 0 डिग्री पर क्या है, सबसे अधिक है। सबसे अधिक का मतलब क्या है, क्योंकि अगर चाल सबसे अधिक होगी तो उसका उल्टा संबंध होगा कोरियालिस बल से, यानी कि जो यहां पर कोरियालिस बल है, कोरियालिस बल वो क्या होगा, सबसे कम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बात समझ पाए? यानी कि व्हाट इज कोरियालिस फोर्स ऑन इक्वेटर, तो आप बोलेंगे सबसे अधिक तो नहीं होता क्योंकि वो तो ध्रुवों पर होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सबसे कम। लेकिन जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करके देखा गया तो अगर आप एग्जैक्ट 0 डिग्री पर पूछेंगे, एग्जैक्टली 0 डिग्री पर, तो होता है 0। यानी कि अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए 0 विषुवत रेखा पर कितना होता है तो उसका उत्तर आएगा 0 डिग्री। ये याद रखिएगा। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूछे तो आप बोलेंगे सबसे कम, और अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर कितना होगा तो आप बोलेंगे होता ही नहीं, यानी 0 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल 0 होता है, जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस बल सबसे कम होता है, क्योंकि जो क्षेत्र होगा वो एक पैटर्न में आएगा, एक लंबा होगा। 0 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होगा, 0 से 5, 0 से 10 ऐसे मान लेंगे, इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ कोरियालिस बल होगा, लेकिन 0 डिग्री पर कोरियालिस बल 0 होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास में। जैसा हमने आपको बताया कि कल हम लोग क्या अध्ययन कर रहे थे, पृथ्वी के गतियों के बारे में। पृथ्वी की गति में हमने समझा था कि जो घूर्णन गति है उसके वजह से मुख्य रूप से 3-4 प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला प्रभाव था पृथ्वी को जियाइड का रूप मिलना, दूसरा प्रभाव था पृथ्वी पर जो है कोरियालिस बल का उत्पन्न होना, और तीसरा कारण था, जो प्रभाव था इसका, कारण नहीं सॉरी प्रभाव, तीसरा कारण था आपका कि पृथ्वी पर वायु और जल की दिशा का परिवर्तन होना। अब एक चौथा भी कारण है, लेकिन चौथा कारण समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आपने बचपन में या क्लास 6-7 में कभी ना कभी एक चीज सुना होगा कि पृथ्वी पर क्या है, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या है, एक उल्टा चुंबक है। पृथ्वी पर क्या है, एक उल्टा चुंबक, और वो उसके भूगर्भ में है। भूगर्भ का मतलब भूमि के गर्भ में। ये चीज आपने सुना होगा। आज हम यही समझेंगे कि ये बात में कितनी सत्यता है, और अगर ये है भी तो ये क्यों है और कैसे है। तो देखिए, हेडिंग में ही पड़ा हुआ है मैग्नेट ऑफ अर्थ, और इसका हमें क्या देना है, प्रूफ। सबसे पहली बात, हमें ये प्रमाण कहां से मिलेंगे कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के भूगर्भ में एक चुंबक पाया जाता है। उल्टा सीधा बात की बात रहेगी। पहले टॉपिक तो यही है कि पृथ्वी के भूगर्भ में चुंबक कैसे पाया जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, दंड चुंबक। दंड चुंबक, अगर आप क्या करें, दंड चुंबक लीजिए और ऐसे एक उसको धागे से बांध करके लटका दीजिए, तो वो पृथ्वी के ऐसे उत्तर दक्षिण में क्या होगा, नॉर्थ साउथ में, इस तरीके से। अगर आपने बांधा हुआ है कहीं से तो ये नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, इस तरीके से लटक जाएगा। अब अगर इसको एक बार दो बार आप घुमा नचा देंगे, चाहे जो कर देंगे, ये फिर से उसी दिशा में आकर के वापस आ जाएगा। और ये तभी हो सकता है, जरा सोचिएगा, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ, और साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ। यानी कि दंड चुंबक का बार बार कुछ निश्चित दिशा में ही क्या करना, इस तरह से आ जाना, ये किसको दर्शाता है कि हाँ, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, चुंबक। इतनी बात तो समझ में आ गई।
पृथ्वी की भूगर्भ में चुंबक है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि दंड चुंबक का। अब उल्टा चुंबक है, इसका क्या प्रमाण है? वो इसका यही प्रमाण है कि देखिए, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ, और आपने जो चुंबक लिया है ये भी नॉर्थ है और ये भी उसका क्या है, साउथ। पृथ्वी का जो ये वाला जो चुंबक का ये वाला हिस्सा नॉर्थ वाला, ये बार बार नॉर्थ में ही आकर के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब है कि वो चुंबक, ये जो अगर नॉर्थ है, ये नॉर्थ में ही क्यों आएगा? तो तभी होगा जब इसके नीचे क्या होगा, साउथ, क्योंकि तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि पृथ्वी पर एक क्या है, एक उल्टा चुंबक है, साउथ और नॉर्थ। ये साउथ वाला जो अंदर है, ये भूमि के अंदर है, ये क्या कर रहा है, नॉर्थ वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो नॉर्थ वाला, ये क्या कर रहा है, साउथ वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी इससे एक चीज समझ में आई कि हाँ भाई, पृथ्वी पर चुंबक भी है, पृथ्वी पर चुंबक भी है। यहाँ पर का मतलब है भूगर्भ में, और वो जो चुंबक है वो क्या है, उल्टा है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी पर चुंबक है, इसका प्रमाण क्या है, आप कहेंगे एक दंड चुंबक को ऐसे लटका दो, वो एक निश्चित दिशा में क्या करेगा, वापस से ऐसे आ जाएगा, चाहे जितनी बार घुमा घुमा के करो। तो ये दर्शाता है कि पृथ्वी की भूगर्भ में क्या है, चुंबक है जो उसको बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि वो एक फिक्स डायरेक्शन में दर्शा रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ। ये दिखाता है कि वो उल्टी डायरेक्शन में है, यानी पृथ्वी के अंदर एक उल्टा चुंबक है। ये तो एक प्रमाण की बात हुई। अगर आप और प्रमाणों की बात करेंगे तो आपको और भी प्रमाण मिल जाएंगे। वेट कीजिए, यहीं बताते हैं आपको। जैसे आप देखिए दूसरा प्रमाण, जो निकिल और फेरस होता है, निकिल और फेरस यानी कि लोहा और निकिल, ये जो होते हैं, ये चुंबक के साथ रहते हैं तो इनमें भी थोड़े थोड़े चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और अगर ये बात सही है, तो अगर हम पृथ्वी के अंदर निकिल और फेरस को रख दें काफी समय तक और फिर उनको निकालें, तो उनमें भी क्या आ जाना चाहिए, चुंबकीय गुण। तो ये जो है प्रयोग करके देखा गया, वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके देखा, और जब ये प्रयोग करके देखा तो ये सच में निकला कि निकिल और फेरस को अगर हम जमीन में रख देते हैं, मिट्टी के अंदर रख देते हैं, तो उनमें कुछ खासियत आ जाती है, चुंबकीय गुण आ जाती है। उनमें क्या आ जाती है, चुंबकीय गुण आ जाती है। और क्योंकि उनमें चुंबकीय गुण आ गई है, अब ये क्या करते हैं, जैसे लोहे की बुरादा हो गए, छोटे छोटे लोहे के जो बुरादा होंगे, बुरादा यानी कि जो छोटा छोटा सा पार्टिकल आप कह लीजिए, जो छोटे छोटे होंगे पीसेस टाइप में, इनको ये क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये फिर से सिद्ध करता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबक है। क्योंकि अगर वो चुंबक ना होता तो निकिल और फेरस में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती। इसके अलावा क्या प्रमाण है, इसके अलावा भी कई प्रमाण है। जैसे आप देख लीजिए, जो मिड अटलांटिक ओशन में रिज है, जो ऐसा आकार में है, कुछ ऐसे, यहां पर आपका पूरा यूरोप हो गया, यूरोप ले लीजिए, और ये वाला सेक्शन आप ले लीजिए अफ्रीका, ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ये आप मैप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ, मैं एक रफली बना दे रहा हूं जिससे आपकी एक समझ हो जाए। और ये है दक्षिण अमेरिका, यहां पर। तो यहां आप देखेंगे तो यहां पर जो मिड अटलांटिक ओशियन है, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक इन्वर्जन पाया भी गया, यानी कि चुंबकीय व्युत्क्रमण। क्या पाया गया, चुंबकीय व्युत्क्रमण। अब चुंबकीय व्युत्क्रमण क्या है, चुंबकीय व्युत्क्रमण का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक आप जो है, मान लीजिए कोई लोहा का आपने सामान निकाला, या फिर एक ऐसा आपने चट्टान निकाली यहां से, जिसमें क्या है, चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, जिसमें क्या है, चुंबकीय गुण पाया जा रहा है। अब अगर आप, क्योंकि इसका एक नॉर्थ मान लीजिए ये है और साउथ ये है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा। तो इसमें फिर से नॉर्थ आ जाना चाहिए, साउथ, और इसमें भी क्या हो जाना चाहिए, नॉर्थ और साउथ।
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय व्युत्क्रमण का गुण। तो ये जो चीज है ये मिड अटलांटिक जो रिज है वहां पर पाया गया। वहां पर जो चट्टाने वगैरह हैं वो क्योंकि आग्नेय चट्टाने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप कहीं नोट कर लीजिएगा, वो क्या है, आग्नेय चट्टाने हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पाई गई, ये विशेषता पाई गई कि जब इन चट्टानों में देखा गया तो एक तो इनमें ये गुण है, चुंबकीय गुण, जो दर्शाता है कि पृथ्वी में चुंबक है पृथ्वी के भूगर्भ में। और दूसरा ये कि इनमें अगर इनको तोड़ दिया जाए ऐसे तो इनमें कुछ समय तक चुंबकीय व्युत्क्रमण का जो गुण है वो पाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के भूगर्भ में पृथ्वी के भूगर्भ में एक बड़ा सा उल्टी दिशा में पाया जाने वाला एक चुंबक है। इतनी बात आपको समझ में आई तो बेहतरीन है। अगर आ गई होगी तो बताइएगा कमेंट में, नहीं आई होगी तो डाउट पूछ लीजिएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया। चलिए अब आते हैं आगे। अब मन में प्रश्न ये उठेगा कि सर ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ में चुंबक है, मान लिया चुंबक है, ये चुंबक रखा किसने? ये प्रश्न है ना कि अगर पृथ्वी के भूगर्भ में चुंबक है, यानी अगर ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी के ये जो भूगर्भ ये चुंबक किसने रखा? पृथ्वी के एकदम केंद्र में किसने रख दिया वो चुंबक? तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को टैकल कैसे करते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मैग्नेट बनता कैसे है। इसके पीछे का जो सिंपल फंडा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्या है, लोहे की एक छड़ है, ये क्या है, लोहे की छड़। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, क्या कर दें, विद्युत धारा, हमने इसमें क्या कर दिया, ये विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दिया। तो जब हम लोहे की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और ये जो लोहे की छड़ है ना, ये कुछ समय के लिए क्या बन जाती है, एक चुंबक। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, सामान्यतः चुंबक का निर्माण होता है। और अगर थोड़ा सा आप डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि ये साइंस का फील्ड है यानी फिजिक्स में आता है और हम पढ़ रहे हैं इस समय पर भौतिक भूगोल नहीं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ भूगोल। तो यहाँ पर हालांकि भौतिक भूगोल भी सही है क्योंकि भौतिक भूगोल का सेक्शन है, लेकिन भूगोल मुख्य रूप से। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका लोहा है, जब हम इसमें करंट लगा देते हैं यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो ये जो इसके अंदर परमाणु है इन सब को एक निश्चित दिशा फिक्स मिल जाती है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न यहाँ पर चलती है विद्युत धारा, और इसी विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या कर देती है, जन्म देती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर लोहे की छड़ में आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो अल्पकाल के लिए क्या बन जाएगा, एक चुंबक बन जाएगा। कुछ इसी तरीके का काम क्या होता है, पृथ्वी के साथ भी होता है। अगर आप देखेंगे हमारा जो पृथ्वी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये आपका हो गया क्रस्ट और ये आपका हो गया मेंटल। अभी ये नहीं पढ़ना कि ये कितने हैं और क्यों है, कैसे, क्या लंबाई है, कितनी गहराई है, ये सब नहीं पढ़ना है। केवल जानते रहिए कि पहला क्या होता है, क्रस्ट, फिर आप नीचे और जाएंगे मेंटल, फिर आपका आता है कोर। और ये जो कोर है, कोर भी जो है दो भाग में है, एक है ऊपरी कोर, एक कौन सा है, ऊपरी कोर, जिसको हम बाह्य कोर भी बोलते हैं, और एक है निचली कोर या निचला कोर। तो निचला कोर की बात करें तो ये ठोस अवस्था में है, किसमें है, ठोस अवस्था में। और वहीं जब हम बात करते हैं ऊपरी कोर की, ध्यान से देखिएगा, तो ये द्रव अवस्था में है। तो ये कैसे है, द्रव अवस्था में। द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, यानी कि जैसे आप पानी कह लीजिए। तो अगर इसका हम एक अपने माइंड में क्या करें, चित्र बनाएं, तो कैसे बनेगा, ये कुछ चित्र ऐसे बनेगा। देखिए ये मान लीजिए हो गया आपका क्रस्ट, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, मेंटल, और ये आपका हो गया कोर, और इस कोर में ये हो गया आंतरिक वाला कोर।
अभी जो आंतरिक वाला कोर है ये आपको क्या दिख रहा है, ये ठोस है। ध्यान रहे ये कौन सा है, आंतरिक कोर। और जो आपको ये बाहरी वाला कोर दिख रहा है ये क्या है, द्रव अवस्था में है। ये क्या है, बाह्य कोर या आप कह लीजिए बाहरी कोर, जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अब होता क्या है, क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी के साथ साथ क्या कर रही है, घूर्णन गति। और एक बात बताइए, अगर आप एक बॉटल लिए हैं और उस बॉटल में थोड़ा सा आपके पास क्या है, पानी रखा हुआ है, या थोड़ा हाफ फिल है, यानी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, और आप ट्रेन में चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, हल्का हल्का हिलता रहता है। इससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। और यही सेम चीज पृथ्वी के साथ भी होता है। यानी जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, क्या होता है, ये जो आंतरिक वाला कोर है और ये जो बाहर वाला कोर है, आंतरिक वाला कोर क्या करता है, ये भी घूमता रहता है ऐसे गोल गोल। आप समझ लीजिए कुछ, एक मिनट, आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से ये अंदर से गोल 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 ऐसे घूमता रहता है। और इसी के साथ क्या होता है, जो आपका ये लिक्विड है, यानी ये जो द्रव आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, उसी से बार बार टकराता रहता है। ये क्या करता है, टकराता रहता है। अब इस टकराव की वजह से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक घर्षण उत्पन्न होता है। अब घर्षण उत्पन्न होगा तो इसी के साथ साथ क्या होता है, वैद्युत धारा जन्म ले लेती है। क्या लेती है, वैद्युत धारा। हालांकि आप वैद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को अभी मत समझिए, आप मेन समझिए कि इस घर्षण की वजह से, एक स्किप करिएगा, कि घर्षण की वजह से क्या होता है, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है, पृथ्वी के भूगर्भ में ही। अब समझ में आया हम भूगर्भ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का क्या है, कोर। और चुंबक कहां पर उत्पन्न हो रहा है, इसी कोर में उत्पन्न हो रहा है। किस किस के वजह से हो रहा है, इसको जरा एक बार देख लीजिए। आप बोलेंगे कि जो आपका कोर है, और ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया ना, इसको बोलते हैं डायनामो, भी ऐसे काम करता है। तो कोर किसकी तरह काम करता है, कोर काम करता है डायनामो की तरह। कोर काम करता है डायनामो की तरह। डायनामो क्या हो गया, अगर ये हो गया आपका एक सॉलिड पूरा, और ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। और इसी के साथ साथ क्या है, यहां पर ऐसे पूरा क्या हुआ है, लिक्विड। ये भी कोर है, और इसके बाद आपका ये मेंटल आ जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये टकराव कर रहा है, यानी कि इसका टकराव हो रहा है, जिससे घर्षण उत्पन्न हो रहा है। और इसी घर्षण से क्या उत्पन्न हो रहा है, आपका चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके लिए एक चुंबक का काम करता है। यहाँ आपका सेंस है पृथ्वी के लिए, जो क्या काम करता है, पृथ्वी के लिए, जो पृथ्वी के लिए क्या करेगा, एक चुंबक का काम करेगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पृथ्वी पर अगर पूछे कि चुंबक जो है वो कहां से आया, पृथ्वी की भूगर्भ में चुंबक, तो आप बताएंगे पहली बात, पृथ्वी की भूगर्भ में चुंबक है नहीं, चुंबक प्रतीत होता है, उस तरह का फंक्शन काम करता है। और ये होता कैसे है, ये होता इसलिए है क्योंकि कोर कोर जो है एक डायनमो का काम करता है। पहला कारण, कोर किसका काम करता है, डायनमो का कारण। और ये डायनमो को कार्य बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन करना। तो ये दो कारण हैं। एक कारण और आप ऐड कर सकते हैं कि जो कोर है ये अपना किसका बना हुआ है, निफे का, जो कहीं ना कहीं डायनमो बनाने में एक सफल भूमिका अदा करता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें चुंबक क्यों पाया जाता है, या चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, ये सारी चीजें। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में हम इसको और समझें, तो देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए यहां पर हमने ये चुंबक रखा है, ठीक है, और ये हो गया चुंबक का नॉर्थ और ये हो गया चुंबक का साउथ। हमें पता है कि अगर एक चुंबक है नॉर्थ और एक चुंबक है नॉर्थ, यानी कि उत्तर,
तो जो नॉर्थ और नॉर्थ होते हैं ये दोनों एक दूसरे को ढकेल देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे में चिपक नहीं पाते, वो एक दूसरे को ढकेल देते हैं, पुश करते हैं, रिपेल। और वहीं पर अगर आप देखिए, अगर एक नॉर्थ है और एक क्या है साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है इसी को हम थोड़ा यूज करते हैं एडवांस लेवल पे। तो देखिए, जो ये चुंबक है, चुंबक का जो नॉर्थ और साउथ है, अब क्योंकि चुंबक ये पृथ्वी का नॉर्थ है और ये भी पृथ्वी का साउथ है, ये नॉर्थ हो गया पृथ्वी का। ध्यान से समझिएगा, ये यूपीएससी में प्रश्न ऐसा अक्सर पूछ लेता है, देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन फंसा देता है आपको। जो पृथ्वी का नॉर्थ है और जो पृथ्वी का साउथ है और वही चुंबक का भी है। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ है, भूगर्भ में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चुंबक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या एक साथ हो सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो वो एक दोनों दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। यानी कि पृथ्वी के अंदर नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, उत्तरी दिशा में उत्तर वाला सेक्शन नहीं है, तो कौन सा है, ये काट दीजिए और आप लिखिए साउथ। और अगर आप साउथ में आएंगे, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्थ। तभी तो ये एक चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, जो दंड चुंबक रियल लाइफ में ऐसे काम करता है। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, वो पृथ्वी के, वो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के भूगर्भ के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वन लाइन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। और इसी का आप वाइस वर्सा कर लीजिए। वाइस वर्सा का मतलब सेम एज उल्टा, यानी कि जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के भूगर्भ के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका यूपीएससी प्री के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और आगे चलिएगा। तो ये टॉपिक जो मैग्नेटिक वर्सेस जियोग्राफिकल पोल्स आपको दिख रहा है, ये जो मैंने आपको बताया ये सेम चीज वही है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव क्या है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या है। तो अगर बहुत बेसिक से दो बातें करें तो देखिए, जो आपके चमगादड़ वगैरह होते हैं, आपका दो बेसिक बात करें तो जो चमगादड़ हो गया और भी इस तरह के क्रिएचर हो गए, वो चुंबकीय क्षेत्र से ही अपना आवागमन और संचार वगैरह कर सकते हैं। तो ये चुंबकीय चमगादड़ वगैरह और साथ में जो डॉल्फिन होती हैं, ये इसी से अपना क्या कर पाते हैं, संचार वगैरह कर पाते हैं। संचार, आवागमन, अपनी जो भी सुरक्षा है इसी तरह से कर पाते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होते तो इन पर बहुत बुरा इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता। ये तो लेकिन छोटी छोटी बातें हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य से भी क्या निकलती है, अलग अलग हानिकारक जो है किरणें निकलती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आगे मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूं। तो ये दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण कर देते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है इन रेडिएशन से बच जाती है। कैसे, जरा इस फिगर में देखिए। ये देखिए सूर्य है, ये हो गया आपका सूर्य। सूर्य से देखिए हानिकारक क्या चल रही हैं, ये सूर्य आपका यहाँ से हानिकारक आप देखेंगे तो विकिरण चल रही है। इन्हीं हानिकारक विकिरणों को
क्या करेगा, जो पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये नीला वाला पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र है और ये जो आपका रेड वाला है ये सूर्य का है। तो ये सूर्य की पृथ्वी के, जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो जितने भी विकिरण वाले हैं उनको सबको क्या करती है, रिपेल कर देती है और हमारे पृथ्वी को पूरे को प्रोटेक्ट करती है। तो यूपीएससी में पूछ सकता है या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, और अगर ना होता तो क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। तो आप इसको आसानी से, उम्मीद है, अब बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर आप अभी तक पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है अब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और तुरंत पी करके आ जाइए। जब तक आप आएंगे मैं तुरंत नई चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए वही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने आपको बताया था। ये पृथ्वी का क्या है, ये है पृथ्वी का उत्तरी, और लेकिन चुंबक का ये क्या बनेगा, दक्षिणी। तो ये बात याद रखना है। ऐसे ही ये पृथ्वी का क्या होता है, दक्षिण ध्रुव, लेकिन चुंबक का क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने देखा हमारा जो घूर्णन गति है पृथ्वी का, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव हमने देख लिया। क्या क्या हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति से पृथ्वी को उसका शेप यानी जियोइड मिला। पृथ्वी की घूर्णन गति से कोरियालिस बन उत्पन्न हुए, उससे पवन की दिशा में और जल की दिशा में परिवर्तन हुआ। इसी के साथ साथ हमने देखा कि आपका जो पृथ्वी है उसके घूर्णन गति के कारण और कोर के जो है डायनामो के रूप में कार्य करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिसका अगर ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव ना होता, क्योंकि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो आकर के हमारे पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देते। तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं रिवॉल्यूशन पे। रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण। अब देखिए परिभ्रमण क्या है या परिक्रमण कह लीजिए आप। तो जब पृथ्वी क्या करती है, कल मैंने आपको बताया था, पृथ्वी सूर्य को, अगर मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, और यहां पर क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर ऐसे क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी क्या करी, सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रही है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा में लगाती है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में लगाती है। दीर्घ वृत्तीय कक्षा का क्या मतलब है, जो आप इस तरह का फिगर देख रहे हैं कुछ अंडाकार का इस तरीके का, यही आपका क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तीय कक्ष। तो देखिए पृथ्वी किस तरीके से, यहाँ देखिए पकड़िए, ये देखिए पृथ्वी क्या कर रही है, जूम करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में ये फीचर है। तो पृथ्वी सूर्य का इस तरीके से चक्कर लगा रही है, तो इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कल मैंने बताया भी था कि पृथ्वी कितने दिन में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है। तो ये हुआ आपका परिक्रमण। अब आप एक चीज और नोट करिए कि ऐसी स्थिति में दो चीज हो रही है। एक टाइम आ रहा है जब यहां पर, खासकर अगर इस वाले में देखिए, यहां पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी ईस्ट वाले सेक्शन में। और एक टाइम ऐसा आ रहा है जब पृथ्वी क्या है, सूर्य से सबसे दूर है। तो अगर इनको जरा समझने की कोशिश करें हम, स्थिति को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज समझना होगा। सबसे पहले आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी को हम क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च से, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, ऐसे एक टॉर्च है, और टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, इसे रोशनी दे रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो 0 डिग्री है, जो टॉर्च है, टॉर्च के माध्यम से क्या हो रहा है कि ये सीधे पड़ रहा है, 0 डिग्री पर क्या पड़ रहा है, सीधे, यानी कि प्रकाश यहाँ पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में
दोनों जगह क्या हो रहा है, बराबर रूप में बढ़ जा रहा है। ये हो गया आपका केस नंबर 1, ये आपका प्रथम स्थिति बन सकता है। इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि ये पृथ्वी ही रहे और ये 0 डिग्री ही रहे, लेकिन इस बार हम क्या करें, जो आपका टॉर्च है वो थोड़ा सा कुछ ऐसे कर दें, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या करे, जो प्रकाश है वो ज़्यादा रहे। आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या होगी, अधिक होगी, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होगी, कम होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 केस बनते हैं, पहले इन केस को आप समझ लीजिए ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले केस में क्या हो रहा है कि जो टॉर्च की रोशनी है वो दोनों तरफ समान पड़ रही है। अच्छा, प्रकाश में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे होता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश निर्धारित करेगा कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आप कह सकते हैं ऋतु होगा। अब जैसे यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है, एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों तरफ एक गर्मी या बसंत का महीना होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें, उत्तरी गोलार्ध में अगर ज़्यादा है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, उत्तरी गोलार्ध में आप खुद बताइए, अगर उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ पर कौन सा अब ऋतु होगा, तो आप सिंपली बोलेंगे यहाँ पर गर्मी का महीना होगा। और अगर वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता उतनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगा ठंडी का मौसम। कौन सा, ठंडी का मौसम। इतनी बात समझ में आई। अभी हमने आपको उपसौर और अपसौर की बात नहीं समझाई, लेकिन इतनी बात समझा दी कि एक गर्मी का मौसम आएगा और ठंडी का मौसम, और वो कैसे होगा, ये प्रकाश की किरणों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए एक बार क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे नोट करें कि जैसे मान लीजिए वेट, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ये स्लाइड फ्री है, कि अगर ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य, और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या लगा रही है, चक्कर। तो एक बार पृथ्वी इससे सबसे दूर होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी इसके सबसे पास होगी। तो ये है हमारी पृथ्वी, एक बार पास है और एक बार पृथ्वी क्या है, इससे सबसे दूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पृथ्वी सबसे पास होती है तो पास जब होगी सूर्य के, तो पास को बोलते हैं हम एक तरह से उप, तो ऐसी वाली स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये जो केस नंबर 1 है ये आपका कहलाएगा उपसौर की स्थिति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम हो तो उसे हम बोलते हैं उपसौर, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे क्या हो, दूरी सबसे अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि इस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर। उम्मीद है बात आपको इतनी समझ में आई होगी। तो जो उपसौर और अपसौर की स्थिति है वो समझ लीजिए। जो उपसौर है वो 3 जनवरी को पड़ता है, कब, 3 जनवरी को, और जो अपसौर है ये 4 जुलाई को पड़ता है। अभी जब हाल ही में आपका 3 जनवरी बीता है, जो अभी पिछले मंथ बीता, तो उस समय क्या था कि 3 जनवरी में पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास थी, यानी वो उपसौर वाली स्थिति है। अब जब 4 जुलाई आएगा और आप अपनी तैयारी ऐसे लगातार करते रहेंगे तो जब जुलाई आएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि आज जो है अपसौर है, आज नहीं 4 जुलाई को। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम समझेंगे कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये जो परिक्रमण है, इस परिक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है, इसी को हम आगे ले चलेंगे। लेकिन जरा एक बार ये समझ लीजिए ओवरऑल कि इससे क्या होता है, डे और नाइट में क्या होता है, डिफरेंस आता है, दिन और रात में अंतर, और ये उपसौर और अपसौर की क्या बन जाती है, एक परिस्थिति बन जाती है जो हमने आपको बताया। और वेदर यानी कि मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये सभी जो प्रभाव है ये परिक्रमण की वजह से देखने को मिलता है, परिक्रमण या परिभ्रमण। अब ये कैसे काम करता है रियल लाइफ में, जरा उसे समझते हैं। देखिए हम अभी मान के चल रहे हैं कि हम उत्तरी गोलार्ध को पॉइंट में ले रहे हैं, किसको, उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध को हम ध्यान में लेके चल रहे हैं। देखिए और ये है 21 मार्च का दिन है, ये कब है, 21 मार्च का।
21 मार्च को क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत यानी कि सीधे सीधे पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विषु। क्या बोलते हैं, विषु। ये याद कर लीजिएगा, जो 21 मार्च वाला होता है दिन, इसको हम बोलते हैं 21 मार्च को विषु। इंग्लिश में से हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। जब भी 21 मार्च आएगा, जो कि बस 1 महीने बाद लगभग आपका आ जाएगा, तो उस दिन को याद रखे रहिएगा कि उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स, 21 मार्च को। तो ऐसे समय क्या होगा आप ही बताइए, यहाँ पे भी क्या होगा, तापमान ठीक ठाक होगा, एवरेज होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होगा, तापमान ठीक ठाक होगा। तो यहाँ पर एक ऋतु जन्म लेगी जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, 21 मार्च बीता, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरीके से, ऐसे समझिए एक अक्ष बना रहेगा। अभी मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूं, ये एक रफली फिगर है। यहां पर तो बराबर था, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे क्या करेगा, झुकना शुरू करेगा सूर्य की ओर। तो ऐसे में आप बताइए, अगर उत्तरी गोलार्ध झुकेगा सूर्य की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ने लगेगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगेगी। और ये जो परिस्थिति आती है, ये आती है 21 जून को। और इस समय आप बताइए 21 जून को क्या होता है, 21 जून में जो उत्तरी गोलार्ध है, ध्यान से सुनिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में आपका जो दिन है वो क्या होता है, सबसे लंबा दिन। क्या होगा, सबसे लंबा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी और एक ऐसा टाइम आएगा यहां पर, और वो जो डेट होती है, डेट याद रखे रहिएगा, वो होता है 23 सितंबर। क्या होता है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होगा, देखिए पहले यहां पर बराबर किरणें पड़ रही थी सूर्य की, फिर कर्क रेखा, जो आपका उत्तरी ध्रुव है, वो झुकना शुरू किया सूर्य की तरफ। तो यहां पर कर्क रेखा पर क्या हुआ, सीधे प्रकाश की किरणें पड़ी। तो ये आपका 21 जून आ गया। अब क्योंकि कर्क रेखा धीरे धीरे झुकी, ओ सॉरी, उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे झुकी रहा था, ऐसे में एक फिर से स्थिति आ गई जब आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर जो प्रकाश की तीव्रता है, यानी जो प्रकाश है, वो समान रूप से बंटने लगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, विषुव। फिर से क्योंकि प्रकाश क्या हो गया, दोनों तरफ यानी दोनों गोलार्धों में समान रूप से बट गया। ठीक है। और इसको सीजन को हम बोलते हैं ऑटम। ऑटम का ये सीजन होता है। और ये तो हो गया आपका गर्मी का सीजन। और ध्यान रहे, अभी हम ये उत्तरी गोलार्ध के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब 23 सितंबर से अब क्या होगा, जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, पहले कौन अब घूमना शुरू किया था यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी जो गोलार्ध है वो धीरे धीरे घूम रहा था सूर्य की ओर, उसका झुकाव सूर्य की तरफ हो रहा था। अब दक्षिणी गोलार्ध क्या करेगा, वो सूर्य की तरफ झुकना शुरू करेगा। कौन, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या करेगा, झुकना शुरू करेगा। अब आप ही बताइए, अगर दक्षिणी गोलार्ध क्या करेगा, सूर्य की तरफ, ऐसे बनाइए, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध क्या करेगा, अगर सूर्य की तरफ झुकना शुरू करेगा, तो अब क्या है, दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ेंगी और उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी। तो ये जो स्थिति होती है, ये होती है 22 दिसंबर को। ये कब होती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अब कम पड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पड़ने लगेंगी। अगर ये आपको थोड़ा हौच पौच लग रहा हो तो अभी मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ फिर से। और फिर यही प्रक्रिया होगी और फिर से क्या होगा, 21 मार्च आएगा और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। इससे आपको क्या सीख मिली, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अब देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अब देखिए सूर्य की जो प्रकाश की मात्रा है वो कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर ठंडक महसूस होगी, यानी कि ठंडी का मौसम आ जाएगा। और आप चेक करिए कि यही नहीं होता, 21 मार्च को देखिए आपको लगभग गर्मी लगती भी है और उतनी भी ज़्यादा नहीं लगती, काम भर की रहती है। और वहीं जब आप 21 जून की तरफ आएंगे तो आप खुद भी जानते हैं कि हमारे यहाँ 21 जून एक महत्वपूर्ण दिवस भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस समय तक क्या आ चुकी रहती है, गर्मी। फिर यही उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे से झुकाव होता रहता है और फिर लगभग 23 सितंबर आता है, जब ना हमें बहुत गर्मी लगती है ना बहुत ठंडी लगती है। ये विश्व की स्थिति होती है।
इंग्लिश में से इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से जब उत्तरी गोलार्ध पर क्या करने पर लगता है, जब सूर्य की वो झुकाव उधर से कम होने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा झुकने लगता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो मात्रा है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की मात्रा वो अधिक होगी और उत्तरी गोलार्ध में कम, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडक आ जाएगी। जैसे मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध का समझाया, ऐसे ही आप दक्षिणी गोलार्ध का भी बना सकते हैं। तो इससे प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ मिला। पहला आपने देखा इससे क्या हुआ, ऋतुओं में परिवर्तन हुआ। ऋतुओं में क्या हुआ, परिवर्तन। और ये ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा था उसके पीछे का एक और कारण क्या था, उसके पीछे का जो कारण था वो था पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव। यानी अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री न झुका होता तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात हमेशा क्या होते, बराबर होते, और जो ऋतु में परिवर्तन है वो होते हुए आपको दिखते हैं, लेकिन उस पैटर्न में नहीं जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य था हमारा इस बात को समझाने का। अब इसी के लिए आपके लिए ये एक साफ साफ फिगर में मैंने बना के दिया, मतलब ये गूगल से मैम ने उठा लिया है। देखिए ये है आपके लिए सूर्य। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया ताकि आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं और बनाने के लिए। तो देखिए 21 मार्च को क्या है, देखिए सूर्य जो है यहाँ पर, तो सूर्य की जो मात्रा है वो पृथ्वी पर दोनों बराबर रूप से बढ़ रही है, यानी विषुव पर सीधे सीधे पड़ रहा है। और वहीं जब आप 3 जुलाई को आएंगे, यहाँ देखिए तो सबसे दूर है, ये तो फिलहाल एपिहीलियन हो गया, इसको छोड़िए, उसको छोड़िए, ये 21 जून वाला देखिए। तो 21 जून में कर्क रेखा पर सीधे पड़ने लगता है। फिर आप 23 सितंबर में देखिए, ये आपका फिर से इक्विनॉक्स कहलाता है। जूम करके देखिए, यहाँ पे इक्विनॉक्स लिखा हुआ है। और 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को आपका फिर से ये डेट आ जाता है। ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, बस आपका लगभग फिनिश ही हो गया है। अब एक अंतिम आता है वेट, और वो मन में ये प्रश्न आता है, एक प्रश्न आप लोगों के लिए। अब वो प्रश्न ये है कि जो घूर्णन गति हो रही है उसे होने दीजिए, और जो आपका परिक्रमण गति हो रही है उसे भी होने दीजिए। एक बात बताइए, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन वो आपने देखा किसकी वजह से हुआ, देखें आपने, यहाँ देखिए मौसम परिवर्तन जो हुआ ये पृथ्वी का जो झुकाव था उसकी वजह से और सूर्य की तरफ परिक्रमा करने की वजह से। तो यानी कि मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है वो कहाँ गया, पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से। और साथ में यहाँ लिख देते हैं मौसम परिवर्तन क्यों हुआ। पहला है पृथ्वी के झुकाव की वजह से, और कितना, वो 23.5 डिग्री। और दूसरा है परिक्रमण की वजह से। क्या इसमें अपसौर और उपसौर का कोई रोल है, देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है, ये यहाँ पे एक और दिखा है ना, पेरीहीलियन यानी कि उपसौर, और ये हो गया आपका एपीहीलियन यानी कि अपसौर। क्या इसकी भी कोई भूमिका है, तो इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। एग्जैक्ट रूप में आप देखेंगे तो इसका उत्तर है नहीं, और अगर बहुत माइनर अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हाँ। कैसे, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए, पहले आप एक केस 1 लीजिए, 2 केस में लेना पड़ता है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक वृत्ताकार कक्ष है। कौन सा, वृत्ताकार कक्ष। और यहाँ पर है आपका सूर्य, यह है आपका सूर्य, और ये रहा आपका पृथ्वी, ऐसे यहाँ पर भी। तो आप देखेंगे एक बार यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर, और यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे भी इसी तरह क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, वरना फिर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर मुझसे अभी बन नहीं पाएगा। पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे आपको एक एक्सिस दिखानी पड़ेगी, मुझे इस तरीके का आपको एक्सिस दिखानी पड़ेगी, एक उत्तरी को बांटने के लिए और एक दक्षिण को बांटने के लिए। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कि उपसौर और अपसौर, उपसौर और जो अपसौर है, इससे मौसम नहीं बदलता। इससे जो मौसम या आप ऋतु कह लीजिए,
ये ऋतु नहीं बदलता है। इससे होता क्या है, इससे लगभग आपका 1314% का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे मौसम परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किससे होता है? परिक्रमण और पृथ्वी के झुकाव के, पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण। तो ये था आपका रिवॉल्यूशन का प्रभाव, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई क्या करेगा, इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। अगर आप इसको डाउट में पूछ लेंगे मुझसे, तो मैं संडे वाली क्लास में आपको डाउट में बता दूंगा। कोई लोग आप में से कमेंट कर लीजिएगा, अगर कमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसे संडे क्लास में एक अलग से बता दूंगा, जिसमें मैं 3D फिगर्स के थ्रू अगर मिल जाता है तो इसको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि ये आपको बेहतरीन वे में समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए आज का टॉपिक बस यही तक था। अब बारी है आज के आपके होमवर्क की। तो होमवर्क में आज आपको मेंस के लिए उत्तर देना है, सॉरी मुझे प्रश्न देना और आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न नोट कर लीजिए आप सभी लोग, और इस प्रश्न का आप उत्तर करके मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर चुंबकीय, पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर का नहीं लिखिए, लिखिए पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में एक विशाल उल्टा चुंबक पाया जाता है। एक विशाल उल्टा चुंबक पाया जाता है। ये एक इन्वर्टेड कॉमा में है पूरी बात, और आपको क्या करना है, इसकी पुष्टि करना है, इसकी पुष्टि करना है। ध्यान दीजिएगा, और आपको इसके लिए सिर्फ 150 शब्द मिल रहे हैं। तो 150 शब्द में आप ध्यान दीजिएगा कि इसके प्रश्न के अंदर प्रश्न छिपा हुआ है। अगर आप प्रश्न के अंदर जो प्रश्न छिपा हुआ है उसका मीनिंग समझ गए, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कल की क्लास में बताऊंगा, जो आपका जब होमवर्क वाला सेक्शन रहेगा वहां पर मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।